Assalamualaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the light reaction of photosynthesis. Photosynthesis का प्रोसेस जो प्लांट्स के अंदर होता है इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो इसका फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ दी लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। बेसिकली ये वो प्रोसेस होता है जिसको सनलाइट जो वो रिक्वायर होती है और ये लाइट की प्रेजेंस में कैरी आउट होता है। जबकि जो सेकंड फेज़ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन को हम इसलिए डार्क रिएक्शन कहते हैं बिकॉज इसको लाइट रिक्वायर नहीं होती, इसको जो है वो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स रिक्वायर होती हैं दैट इज़ ATP एंड NADPH। सो होता तो ये भी डे टाइम है, दिन के टाइम है, लेकिन इसको चूँकि लाइट रिक्वायर नहीं होती इसलिए हम इसको जो है वो डार्क रिएक्शन कहते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो लाइट रिएक्शन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डार्क रिएक्शन को जो है वो डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो कैरी आउट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। लाइट रिएक्शन को हम जो है वो लाइट जो है वो डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं और इसको हम जी स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं बिकॉज ये रिएक्शन जो है एक जी शेप जो है वो एक्वायर कर लेता है, इसलिए हम इसको जो वो जी स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है प्लांट्स के अंदर जब लाइट फॉल करती है लीव्स के ऊपर और लीव्स के अंदर मौजूद जो फोटोसिस्टम्स हैं। सो पहले हम इसकी जो स्कीम ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम जो है वो इसकी बाकी फर्दर डिटेल जो है उसको डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर दो फोटोसिस्टम्स जो है वो मौजूद हैं, एक को हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1 और दूसरा जो है उसको हम फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। ये फोटोसिस्टम 1 है लेकिन ये लाइट रिएक्शन के अंदर जो है वो बाद में इन्वॉल्व होता है। फोटोसिस्टम 2 जो है ये पहले इन्वॉल्व होता है। बेसिकली इनके जो नेमिंग है ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ये इनके ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी पे है। फोटोसिस्टम 1 जो है ये पहले डिस्कवर हुआ था और 2 जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो है वो पहले इन्वॉल्व होता है लाइट रिएक्शन के अंदर, जबकि PS1 जो है ये बाद में इन्वॉल्व होता है। लाइट रिएक्शन जो है इसके अंदर फोटोसिस्टम्स जो है वो इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स जो है वो मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा जो है वो जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है फोटोसिस्टम 2 जो है इसके अंदर जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है वो बेसिकली जो है वो 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट जो है वो उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। सो इसको हम PS2 या P680 भी कहते हैं, जबकि ये जो है जो PS1 है इसको हम P700 भी कहते हैं बिकॉज ये जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल जो एज ए रिएक्शन सेंटर मौजूद है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करता है। लाइट रिएक्शन जो स्टार्ट होता है जब सनलाइट फॉल करती है इन फोटोसिस्टम्स के ऊपर। एट द सेम टाइम सनलाइट दोनों फोटोसिस्टम के ऊपर जो है वो फॉल करती है। 2 photons of light are absorbed by photosystem 2 at the same time sunlight falls on photosystem 1। सो जब दोनों फोटोसिस्टम के ऊपर लाइट जो है वो फॉल करती है तो इनके अंदर जो है वो जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपनी एनर्जी जो वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल को। सो एज अ रिज़ल्ट ये जो रिएक्शन सेंटर है इसमें जो है वो डाइइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डेवलप होता है। और डाइइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट ये होता है कि जब किसी सरफेस के ऊपर जो है वो लाइट पड़े और लाइट पड़ने से उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएं और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएं तो उस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये कुछ मेटल्स के अंदर जो है वो कैरी आउट होता है और यहाँ पे ये जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल ये भी जो है वो डाइइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो वो शो करता है। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ से
इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। एट द सेम टाइम जो इधर लाइट फॉल कर रही है तो ये वाले क्लोरोफिल जो रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल है PS1 का, इसमें से भी जो है लाइट के इफ़ेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर यहाँ से रिलीज़ होंगे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो कि हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर मौजूद होता है, उसके पास जो है वो पहुँच जाते हैं। ये बेसिकली बिल्कुल जो है वो जो बोर एटॉमिक मॉडल था उसके अकॉर्डिंगली जो है वो होता है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो हायर एनर्जी स्टेट के ऊपर जो है वो जंप करके चले जाते हैं। यहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट की फॉर्म में तो एक्साइटेड होके तो ये यहाँ से जंप करके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। हम फोटो सिस्टम को यहाँ नीचे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को यहाँ ऊपर इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि फोटो सिस्टम जो है ये लो एनर्जी लेवल पे है और ये हाई एनर्जी लेवल पे है, तो ये एनर्जी डिफरेंस को हम जो है वो शो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दोनों फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट जब फॉल करती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जो वो चले जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट ये जो दोनों फोटो सिस्टम्स हैं इनके क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल या इनके जो रिएक्शन सेंटर्स हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हुए उनकी जगह जो है वो डेफिशिएंसी रह जाती है रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल के पास। अब ये जो इनकी डेफिशिएंसी है वो कैसे पूरी होगी? ये जो फोटो सिस्टम 2 है इसके पास एक मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस के इस मैकेनिज्म में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होता है इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2। हाफ O2 मीन्स एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो रिलीज़ होता है वाटर में से, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं और 2 प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे रिलीज़ होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस फोटो सिस्टम का जो रिएक्शन सेंटर है उसके पास चले जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट इसका इलेक्ट्रॉन होल जो है वो फिल हो जाता है और इसकी जो डेफिशिएंसी थी वो दूर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जब इधर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन होल फिल हो जाता है तो ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है ये स्टेबल हो जाता है, जबकि हमारे पास जो है वो 2 प्रोटॉन 2 हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रह जाती है। जब नेक्स्ट वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो ये जो ऑक्सीजन का एक एटम इस फोटोलिसिस के प्रोसेस में रिलीज़ हुआ था और एक जो नेक्स्ट में रिलीज़ होगा ये दोनों आपस में मिलेंगे और इसके रिज़ल्ट में ये जो ऑक्सीजन है ये फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। ये पहले ही स्टेप में जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए थे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर स्टेप बाय स्टेप जो है जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं उनके थ्रू स्टेप बाय स्टेप अपनी एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे there are present a series of electron carriers like plastoquinone। प्लास्टोक्विनोन जो है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास चले जाएंगे और फिर यहाँ से ये एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे और फिर अल्टीमेटली ये जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मूव कर रहे हैं और अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज़ करने के बाद अल्टीमेटली ये फोटो सिस्टम 1 के पास जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फोटो सिस्टम 1 की जो डेफिशिएंसी थी 2 इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से एमिट होने की वो डेफिशिएंसी भी जो है वो पूरी हो जाती है। फोटो सिस्टम 2 जो है इसका रिएक्शन सेंटर भी अब स्टेबल हो गया और फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर भी जो है वो स्टेबल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे अल्टीमेटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ पे जो है वो जब ये प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है उनकी पंपिंग होती है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोटॉन्स को जो है वो यहाँ से पंप करता है, और ये जो प्रोटॉन पंप होते हैं ये बेसिकली जो है वो जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वहाँ से पंप होके तो ये थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर जो स्पेस है वहाँ पे जो है वो जाके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो डेवलप होता है। और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये फिर बाद में जो है वो एटीपी की सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। ये जो प्रोटॉन्स जब ट्रांसफ़र होते हैं स्ट्रोमा से थाइलेकॉइड की जो इंटीरियर स्पेस है उसके अंदर, तो फिर जो है वो इन प्रोटॉन्स के ग्रेडियंट डेवलप होने से जो है वो जो एटीपी सिंथेज है वो एक्टिवेट होता है, और वो ना सिर्फ इन प्रोटॉन्स को वापस जो है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से स्पेस से जो है वाइट स्ट्रोमा की तरफ वापस भेजता है, बल्कि वो जो है वो इनकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी उसको जो है वो यूटिलाइज़ करके तो एटीपी जो है वो सिंथेसाइज कर देता है। इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थी एक्चुअली वो यूज़ हुई प्रोटॉन की पंपिंग में, और फिर प्रोटॉन की पंपिंग के दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो एडीपी और पीआई को जो है वो कंबाइन करके तो एटीपी की सिंथेसिस में यूज़ हो गई। बेसिकली ये प्रोसेस जो है केमियोस्मोसिस के थ्रू जो है वो कंप्लीट होता है। केमियोस्मोसिस को जब हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। इन शॉर्ट आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर गए थे, जो जिनके पास जो है वो सनलाइट से आने वाली एनर्जी जो है वो उनके पास मौजूद थी, तो वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की सीरीज़ के थ्रू जो है वो डाउन स्ट्रीम ट्रैवल हुए, तो उन्होंने अपनी स्टेप बाय स्टेप एनर्जी रिलीज़ की। ये जो एनर्जी इन्होंने रिलीज़ की ये पहले प्रोटॉन की पंपिंग में यूज़ हुई, और फिर प्रोटॉन पंपिंग जो है उससे जो एक एटीपी का जो है वो ग्रेडियंट डेवलप हुआ, प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप हुआ थाइलेकॉइड की इंटीरियर स्पेस में, उसको फिर एटीपी सिंथेज ने यूज़ करके तो एटीपी सिंथेसाइज कर लिए। इन रिज़ल्ट जो है वो एटीपी सिंथेसाइज हो जाते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एनर्जी से, और अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोसाइनिन से ट्रैवल करके तो ये जो है वो फोटोसिस्टम 1 के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब जो फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए थे, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फिर जो है वो एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर है दैट इज़ कॉल्ड फेरिडॉक्सिन FD, इसके पास चले जाते हैं, और फिर फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है NADP रिडक्टेज जो है वो एक एंजाइम है, वो यूज़ कर लेता है, और ये जो NADP रिडक्टेज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है, और साथ ही साथ NADP जो कि रिड्यूस फॉर्म जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद होते हैं, उन्हें इन प्रोटॉन्स के साथ जो है वो कंबाइन कर लेता है, और ये जो दोनों आपस में कंबाइन होते हैं अलोंग विद दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे NADPH जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। ये सेकंड प्रोडक्ट है जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो है वो सिंथेसाइज हुई। बेसिकली जो हाइड्रोजन वहाँ पे यूज़ हुआ वो हाइड्रोजन यहाँ से वाटर की जो ब्रेकडाउन हुई थी फोटोलिसिस उसके रिजल्ट में रिलीज़ होता है, और इस तरह से ये जो NADP है ये इस हाइड्रोजन को भी यूज़ कर लेता है, और NADP रिडक्टेज इन दोनों को कंबाइन करके अलोंग विद दीज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स तो NADPH जो है वो सिंथेसाइज कर देता है। एक प्रोडक्ट यहाँ सिंथेसाइज होती है दैट इज़ कॉल्ड ATP, और दूसरी वहाँ पे जो है वो NADPH। ये दो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन, और चूँकि इसकी जो ओवरऑल शेप है ये Z शेप है जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट Z है, इसको हम जो है वो Z स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कहते हैं। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन दो प्रोडक्ट्स जो है वो सिंथेसाइज हुई, वन इज़ दी ATP एंड द अदर इज़ NADPH। ये दो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं जो कि डार्क रिएक्शन में जो है वो यूज़ होती हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान ये जो ATP की सिंथेसिस है इसे हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। सिंथेसिस ऑफ ATP
इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। और चूंकि यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ये फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो इसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो लाइट रिएक्शन के दौरान ये जो एटीपी की सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये बेसिकली दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जबकि दूसरा जो है दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अंडर नॉर्मल कंडीशंस जब प्लांट जो है उसको दोनों एटीपी और एनएडीपीएच दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो रिक्वायर होती हैं तो तब जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है इसमें फोटोसिस्टम 2 भी इन्वॉल्व है और फोटोसिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है। ये जो पूरी स्कीम है बेसिकली जी स्कीम, ये एक्चुअली जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसमें जो है वो फोटोसिस्टम 2 के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं, सनलाइट फॉल करती है और फिर सनलाइट से जो है वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सीरीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जो है वो फोटोसिस्टम 1 के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं जिससे इसकी कमी जो है वो पूरी हो जाती है। इधर फोटोलिसिस से जो है वो फोटोसिस्टम 2 की कमी पूरी हो जाती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन से एनएडीपी रिडक्टेज के पास जाते हैं जो कि एनएडीपी रिडक्टेज जो है वो एनएडीपीएच सिंथेसाइज कर देता है। सो ये जो जी स्कीम है, ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। इसमें जो है वो एटीपी और एनएडीपीएच दोनों सिंथेसाइज होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जो है वो इसमें कोई भी साइक्लिक प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है और जो है वो एनएडीपी रिडक्टेज के थ्रू एनएडीपीएच भी जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है। इसमें ये नॉर्मल रूटीन में जो है ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। बट सम टाइम जो है वो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि उनके पास एटीपी की अमाउंट, चूँकि एटीपी और भी बहुत सारे प्रोसेस में जो है वो यूज़ होते हैं, सो सम टाइम जो लीव्स हैं उनके अंदर एटीपी की डेफिशिएंसी हो जाती है और एनएडीपीएच जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो तब प्लांट क्या करता है कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही थी उसकी जगह वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो स्टार्ट कर लेता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेरिडॉक्सिन के पास गए थे ये इसी तरह से फेरिडॉक्सिन के पास जाते हैं और बजाय फेरिडॉक्सिन से जो है वो एनएडीपी रिडक्टेज के पास जाने के ये यहाँ से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं। सो ये यहाँ से दोबारा जो है वो मूव करके अल्टीमेटली PS1 के पास जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो है वो जो इनकी एनर्जी है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जो है वो मूव करने के दौरान जो रिलीज़ हुई थी वो यूज़ होके तो एटीपी जो है वो सिंथेसाइज हो जाते हैं और दोबारा इलेक्ट्रॉन PS1 के पास चले जाते हैं। फिर ये इस साइक्लिक पाथवे से जो है वो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पे NADPH जो है वो भी जो है वो सिंथेसाइज नहीं होता। सो अगर हम समराइज़ करें तो ये जो स्कीम आपके सामने पूरी हमने ड्रॉ की थी ये जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बनती है, जबकि इसका सिर्फ ये वाला पार्ट, ये यहाँ से ये जो बीच वाला पार्ट है जिसमें फोटोसिस्टम 1 के ऊपर जो है वो लाइट फॉल होती है और ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं, यहाँ से फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से फिर वापस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी जो है वो यहाँ पे ATP सिंथेसाइज करने में यूटिलाइज हो जाती है फ्रॉम ADP एंड PI। मैकेनिज़्म वही है, प्रोटॉन पंपिंग के थ्रू होती है। सो
ये जो ATP सेंसाइज हो जाते हैं तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फिर जो है वो पास ऑन होकर फोटोसिस्टम 1 के पास चले जाते हैं। सो इस साइक्लिक पाथवे को हम जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसके बाद अब हम जो है वो बात करते हैं केमियोस्मोसिस के बारे में कि किस तरह से केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है ये सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है और किस तरह से ATP जो है वो सेंसाइज होते हैं। नेक्स्ट इज़ दी केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस वो मैकेनिज़्म है जिसकी हमने बात की थी ड्यूरिंग दी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कि ये प्रोसेस जो है ये जो है वो ATP की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केमियोस्मोसिस को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ मैकेनिज़्म which uses oxidation reduction reactions, which combines oxidation reduction reactions using thylakoid membranes to synthesize ATP. This process is called chemiosmosis. So chemiosmosis के इस process में जो हमने बेसिकली लाइट रिएक्शन के अंदर हमने जो स्टडी किया था कि उसमें फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व है, प्लास्टोक्विनोन इन्वॉल्व है, प्लास्टोसाइनिन इन्वॉल्व है, उसके बाद जो है वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, फोटोसिस्टम 1 जो है वो इन्वॉल्व है और फेरिडॉक्सिन जो है वो इन्वॉल्व है। ये बेसिकली वही जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और वही सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमने लाइट रिएक्शन में स्टडी किए। अब हाँ, यहाँ पे हम जस्ट इनको सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरह से थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और उनकी एनर्जी को हार्वेस्ट करके किस तरह से प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है और फिर उन प्रोटॉन को यूज़ करते हुए जो है वो ATP को सिंथेसाइज किया जाता है यूजिंग ATP सिंथेज। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो फोटोसिस्टम 2 है जहाँ से जो है वो लाइट रिएक्शन का स्टार्ट हुआ था, लाइट फॉल होती है फोटोसिस्टम 2 के ऊपर और इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ दो चीज़ें जो कि आपने पहले से अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि ये जो ब्लू डॉटेड लाइंस पास कर रही हैं ये बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जबकि ये जो रेड लाइंस हैं, रेड डॉटेड लाइंस, ये प्रोटॉन का फ्लो है। सो ये आपने जो है वो माइंड में रखना है। तो जब लाइट फॉल करती है फोटोसिस्टम 2 के ऊपर तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे तो बेसिकली उनकी जो डेफिशिएंसी थी वो वाटर की ब्रेकडाउन से फोटोलिसिस से जो पूरी हो गई थी। सो ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आगे जब मूव करते हैं तो प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास चले गए और जब ये यहाँ से जो है वो प्लास्टोक्विनोन से B6F कॉम्प्लेक्स के पास गए तो जो इनकी एनर्जी रिलीज़ हुई थी उसको यूज़ करके तो ये ऊपर की तरफ जो है वो स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा की स्पेस है और ये नीचे की तरफ जो है वो थाइलेकॉइड लुमेन है। सो यहाँ से प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा से उनको पंप किया गया और ये प्रोटॉन यहाँ से इधर जो है वो थाइलेकॉइड लुमेन के अंदर आ गए यूजिंग द एनर्जी रिलीज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। सो ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो कि आपने अंडरस्टैंड करना है, जो कि माइट भी इससे पहले आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो पढ़ा होगा लेकिन ये चीज़ आपने जो है वो नहीं स्टडी की होगी। सो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू ट्रैवल हुए फोटोसिस्टम 2 से जो है वो प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो रिलीज़ हुई उसको यूज़ करते हुए स्ट्रोमा से जो है वो प्रोटॉन्स को थाइलेकॉइड लुमेन के अंदर जो है वो पंप किया गया। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड जो मूव कर जाते हैं प्लास्टोसाइनिन से, ये जो है PS1 के पास, फोटोसिस्टम 1 के पास चले जाते हैं और उसके बाद जो है वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये तो यहाँ पे जो है वो PS1 की जो डेफिशिएंसी थी उसको पूरा कर दिया क्योंकि जब लाइट फॉल हुई थी तो फोटोसिस्टम 1 से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे। सो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास जो वो चले गए और फिर उसने जो है वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज़ किया प्लस उसने जो है वो NADP और PI को यूज़ करके तो NADP और प्रोटॉन्स को जो है वो यूज़ करके तो उसने जो है वो NADPH सिंथेसाइज कर दिया। सो यहाँ पे जो है वो NADPH सिंथेसाइज हो गया। उसके बाद जो है वो जो प्रोटॉन्स हमारे पास थे वो ये थाइलेकॉइड लुमेन के अंदर जो है वो एक्युमुलेट हो गए। एक तो वो प्रोटॉन्स हैं जो वाटर की ब्रेकडाउन से फोटोलिसिस से यहाँ पे इकट्ठे हुए और सेकेंडली जो प्रोटॉन यहाँ पे पंप किए गए फ्रॉम स्ट्रोमा टू थाइलेकॉइड यूजिंग द एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों सोर्सेज से जो प्रोटॉन यहाँ पे जमा हुए तो ये थाइलेकॉइड लुमेन के अंदर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है और प्रोटॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है ये जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है इनके अंदर जो मौजूद पोटेंशियल एनर्जी है फिर वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यूज़ होती है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स या एक एंजाइम जिसे ATP सिंथेज कहते हैं वो मौजूद होता है और वो क्या करता है कि वो इन प्रोटॉन्स को जो हाई एनर्जी प्रोटॉन्स हैं इनको यहाँ से जो पंप करता है बैक टू द
स्ट्रोमा। सो ये जो प्रोटॉन को वापस पंप करता है तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको ये यूज़ करके तो एटीपी और पीआई को कंबाइन करके एटीपी सिंथेसाइज कर देता है। सो एट द एंड ये प्रोटॉन जो है वो एटीपी सिंथेज के थ्रू जब वापस जाते हैं तो ये इनकी जो एनर्जी है उनको एटीपी सिंथेज जो है वो हार्वेस्ट करके तो एटीपी सिंथेसाइज कर देता है। सो यूं केमियोस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो एटीपी सिंथेसाइज होते हैं और ये प्रोसेस जो है वो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो कहलाता है। सो इन दी एंड आपने जो है वो ये चीज़ माइंड में रखनी है कि लाइट रिएक्शन के प्रोसेस के रिजल्ट में हमारे पास जो आउटपुट डेवलप हुई दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH। सो ये दो वो प्रोडक्ट्स हैं जो सिंथेसाइज हुई लाइट रिएक्शन में। और अब जो डार्क रिएक्शन जब हम आगे स्टडी करेंगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो डार्क रिएक्शन जो है उसको लाइट रिक्वायर नहीं होगी बल्कि उसको जो है वो ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज हुए वो रिक्वायर होंगे और उनसे वो जो है वो ड्राइव हुआ होगा। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।